नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल पे। एक बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं। अब तक आपने बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे और यहाँ पर न्यूज पेपर्स में ये पढ़ लिया होगा कि भारत अभी बन गया है 3.1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। आपने बहुत बार ये कहते हुए सुना होगा हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि हम बनेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। तो क्या है ये ट्रिलियन और क्या इसका हमारा आम जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ता है? एक देश का जो जीडीपी होता है वो उसके लिए कितना मायने रखता है? देखिए, जीडीपी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मैथमेटिक्स में आप टोटल बोलते हैं, ऐसे इकोनॉमिक्स में आप बोलते हैं सकल। तो जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद यहाँ पर हमारा अभी हो गया है 3.1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। हमारे देश में हर साल 7 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करने वाला नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO ये डेटा यहाँ पर जारी करता है कि हमारा देश कितना परसेंट से यहाँ पर ग्रो किया है इस साल में। अभी आपको पता होगा पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसकी 3 तिमाहियां यहाँ पर खत्म हो चुकी है। चौथी तिमाही जनवरी से स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। तो अभी 7 जनवरी को उन्होंने ये डेटा रिलीज कर दिया था कि इस साल जो हमारा ग्रोथ रेट रहेगा वो 9.2% ग्रोथ रेट हमारा रहेगा। ये प्रेडिक्शन उन्होंने यहाँ पर रिलीज कर दिया है। ऑब्वियसली मैं आपको बताना चाहूंगा अभी जो ओमिक्रॉन जो वायरस है, कोरोना वायरस का नया रूप जो फैल रहा है, उसके जो इफेक्ट होंगे उसको यहाँ पर अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से फिर से लॉकडाउन लगाया गया है। तो अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो हो सकता है कि 9.2% हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है वो ना रहे और जीडीपी 3.1 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सा कम यानी कि 3.05 ट्रिलियन डॉलर, 06 या 07 ट्रिलियन डॉलर भी हमारी इस साल के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक यहाँ पर हो जाए। बहुत सारे वेरियस न्यूज आउटलेट में आपने सुना होगा कि भारत यहाँ पर जो है जापान को, जर्मनी जैसे देशों को यहाँ पर ओवरटेक कर लेगा। देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहूंगा, पहले तो आप ये जान लो कि किस देश की जो जीडीपी है वो है कितनी। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी देश की जीडीपी है अभी के लिए वो है यूनाइटेड स्टेट्स। 22.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है यूनाइटेड स्टेट्स की। दूसरे नंबर पर आता है चाइना। चाइना की इकोनॉमी है 16.6 ट्रिलियन डॉलर्स की। तीसरे नंबर पर जापान है। जापान की जो इकोनॉमी है नॉमिनल टर्म्स में मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूं वो है 5.3 ट्रिलियन डॉलर्स की। और जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो है 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स की। और यूके की जो जीडीपी है वो है 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स की। और भारत की जो जीडीपी है अभी 3 ट्रिलियन डॉलर्स की है। आप बोलेंगे कि अभी तो मैंने बोला था कि 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है, तो वो अभी 3 महीने खत्म होने के बाद हमारी इकोनॉमी 3.1 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। अभी के लिए 3 ट्रिलियन डॉलर्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये आपने जान लिया है। और अभी मैं आपको बता देना चाहूंगा कि IMF और यहाँ पर IHS मार्केट, ये जो बड़े वित्तीय संस्थान है, IHS मार्केट यहाँ पर एक बहुत बड़ी बिलियन डॉलर कंपनी है जो जिसकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन है पूरी दुनिया में और ये प्रेडिक्ट करती है किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। IHS मार्केट आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत ज्यादा क्रेडिबल ये न्यूज आउटसोर्स है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ये डिटेल स्टडी करते हैं। तो भारत की जो यहाँ पर जो जीडीपी का जो 3.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का जो अनुमान लगाया गया है उसमें IHS मार्केट का ही मेन रोल है। उन्होंने ही ये डेटा यहाँ पर रिलीज किया है। आप यहाँ पर मुझे ये पूछ सकते हैं कि एक देश की जीडीपी को यहाँ पर कैसे काउंट करते हैं। देखिए, किसी भी देश की जीडीपी को यहाँ पर काउंट करने के लिए फसल, वस्तु एवं सेवा आदि जो होती हैं किसी भी देश की राजनीतिक सीमा में, उनको यहाँ पर काउंट किया जाता है। माना कि इस साल हमारे देश में जो फसल है 20 रुपए की हमारे देश में फसल हो गई। हमारे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे टाटा है, टाटा ने यहाँ पर इस बार 100 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन यहाँ पर किया। कार्स भी है उसमें सब कुछ है उसमें। तो 100 रुपए का यहाँ पर टाटा ने यहाँ पर इस बार उत्पादन किया। और माना कि सोनी कंपनी हमारे देश में काम कर रही है, उसने 50 रुपए का उत्पादन हमारे देश में यहाँ पर किया। और इसके अलावा जैसे एयर इंडिया है, एयर इंडिया ने इस बार मान लिया इस साल हमारे देश में 30 रुपए का यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर सर्विस दिया।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल $100 यहाँ पर टाटा ने कमाए, $50 यहाँ पर सोनी ने कमाए, $30 एयर इंडिया ने कमाए, $20 हमारे किसानों ने कमाए। तो हमारे देश की जो जीडीपी जो हो गई है वो हो गई है $200 सबको मिला करके। देखिए, एक देश की जो जीडीपी है वो उसकी राजनीतिक सीमा के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे कि अगर हमारे देश में माना एक कार बनाई गई है, तो वो कार जो है भले ही वो चाइना की कंपनी भारत में आके बनाए, लेकिन वो जो कार है वो कार का जो कीमत है वो भारत की जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर एयर इंडिया की एक फ्लाइट उड़ती है नई दिल्ली से और वो जाती है अमेरिका, तो लेकिन वो कंपनी भारत की है, उसमें जो बैठ के यात्री गए हैं वो गए हैं अमेरिका, और उन्होंने जो पैसा दिया है वो एयर इंडिया को दिया है, तो वो जो कमाई है वो भारत की जीडीपी में ही काउंट होगा। इसको बोलते हैं राजनीतिक सीमा। जैसे भारत में बहुत सारी यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसी है और बहुत सारे लोग यूएस का वीजा लेकर के यूएस में जाते हैं, कुछ लोग पढ़ने के लिए, कुछ लोग रहने के लिए, कुछ लोग नौकरी करने के लिए। तो वो यूएस की एम्बेसी में वीजा के लिए उनको फीस पे करते हैं। तो ये यूएस की एक राजनीतिक सीमा है। नई दिल्ली में जो पैसा जो मिल रहा है वो यूएस की जीडीपी में काउंट होगा। तो एक होती है भौगोलिक सीमा और दूसरी होती है राजनीतिक सीमा। भौगोलिक सीमा हमारे देश की आप जहां तक जमीन है वहां तक ही होती है, लेकिन राजनीतिक सीमा इसके बाहर भी होती है। तो एक देश की राजनीतिक सीमा के अंदर जो उसकी कमाई होती है वो यहां पर होती है जीडीपी में। जीडीपी यहां पर जो मैंने आपको अभी बताई है वो नॉमिनल टर्म्स में जीडीपी है। इसके अलावा एक जीडीपी होती है परचेजिंग पावर पैरिटी के नॉर्म्स में भी, पीपीपी के ऊपर भी एक जीडीपी होती है। उसके बारे में मैं आपको किसी दिन एक अलग डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके मुझे बता देना। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी है यहाँ पर चाइना की जीडीपी है $26.6 ट्रिलियन। दूसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी है $22.6 ट्रिलियन। तीसरे नंबर पर है यहाँ पर यूरोप की जो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जीडीपी है यूरोप एज ए होल 29 कंट्रीज, वो है $20 ट्रिलियन। और इंडिया की अगर देखें तो पीपीपी के हिसाब से चौथे नंबर पर आता है $10 ट्रिलियन। यानी कि इतना हमारे देश के जो लोग हैं उनके पास इतना पैसा है कि वो इतने एक साल में वो इतनी यहाँ पर चीजें खरीद सकते हैं। जो जीडीपी जो काउंट होती है वो एक साल के अंतराल की 12 महीने की जीडीपी हमेशा काउंट की जाती है। तो देखिए यहाँ पर आईएसएस मार्केट ने फिर ये बोला है कि साल 2030 तक भारत जो होगा पूरी दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन जाएगा, जापान को पीछे छोड़ देगा। साल 2030 तक भारत यहाँ पर $8.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी यहाँ पर बन जाएगा। इसका इन्होंने रीजन बताया है कि भारत में बहुत सारे और जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज्यादा निकलेंगे और भारत में जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत में पैसा लगाएंगे और भारत की जो स्टार्टअप जो छोटी छोटी कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट भी एक दिन एक छोटी सी कंपनी था, ऐसे ही बहुत सारी बिग बास्केट है, ग्रोफर्स है, बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आ रही हैं। कार देखो .com है, डिलीवरी है, तो लेंसकार्ट है, ये कंपनी आगे जाकर के बड़ा कारोबार करेंगी, विदेशों तक फैल जाएंगी। तो फिर क्या है ना, जब इनका कारोबार बढ़ेगा, भारत में स्टार्टअप बिजनेस का माहौल बढ़ेगा, तो यहाँ पर ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और भारत की जो जीडीपी है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब अगर बात करें इस साल की, तो मैंने आपको बताया है कि एनएसओ ने जो डेटा रिलीज किया है उन्होंने बताया है कि इस साल की हमारी जो ग्रोथ रेट होगी 9.2% रहेगी, अगर ओमिक्रॉन वायरस की वजह से यहाँ पर लॉकडाउन ना लगे तो। इससे पहले आप पूछेंगे कि क्या हमने कभी 9.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर अचीव किया है, तो मैं बता देना चाहूंगा साल 1988-1989 में हमने एक बार 9.6% का जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव किया था। उसके बाद यहाँ पर हम ये जीडीपी ग्रोथ रेट यहाँ पर अचीव नहीं कर पाए। साल 2019 में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो साल 2019 में हमारे देश की जीडीपी थी $2.9 ट्रिलियन और साल 2020 में ये गिर गई थी, ये हो गई थी $2.7 ट्रिलियन बिकॉज कोरोना की वजह से कोई बिजनेसेस नहीं हो पा रहे थे, पूरे देश में लॉकडाउन था, तो उसकी वजह से हमारी जीडीपी थोड़ी सी गिर गई थी। लेकिन इस बार जीडीपी बढ़ गई है और जैसा एस्टिमेटेड मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस बार की हमारी जो जीडीपी है वो होगी $3.1 ट्रिलियन। इसके अलावा अगर हमें बात करें किसी देश की समृद्धि में, एक और फैक्टर यहाँ पर आता है पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा जीडीपी यानी कि प्रत्येक देश की जितनी आमदनी है और देश की जितनी जनसंख्या है उसको अगर आप डिवाइड कर दें तो पर कैपिटा जीडीपी आ जाती है। उसके हिसाब से भारत में एक व्यक्ति सालाना 1,68,000 रुपए यहाँ पर कमाता है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जीडीपी की जो ग्रोथ रेट होती है किसी भी देश के आगे बढ़ने में, उस देश के डेवलपमेंट में, उस देश के नागरिकों का जीवन स्तर उठाने में, इसका
क्रूशियल रोल यही निभाता है। मैं बता देना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स की भाषा में आप एक थंब रूल ये पकड़ लो कि अगर हमारे किसी भी देश का, हमारे देश के हिसाब से हमारे देश का जीडीपी अगर 1% सालाना बढ़ता है तो उस 7,20,000 नौकरियां हमारे देश में जनरेट होती हैं। अगर इस साल हमारी जो जीडीपी है 9.2% की स्पीड से बढ़ी तो हमारे देश में 9.2 को आप 7,20,000 से अगर आप गुणा करेंगे तो 66,24,000 नौकरियां हमारे देश में इस साल जनरेट हो गई। तो 66,24,000 नौकरियां मिलने का मतलब है 66,24,000 जो फैमिलीज हैं उनमें वहां पर हेल्थ सिस्टम जो है सुधर जाएगा, उनको अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी। अगर एक फैमिली में एक आदमी कमाता है तो पूरी फैमिली का ही जो जीवन स्तर है वो उठ जाता है। वहां उस फैमिली में जो बच्चे हैं तो आप उनका भी मान के चलिए, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, वो इन फ्यूचर जाके और प्रोग्रेस यहाँ पर कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। अगर 66 लाख आप मोटा मोटा यहाँ पर पकड़ लें और अगर एक फैमिली में आप यहाँ पर 6 सदस्य भी पकड़ लें तो 3 करोड़ 70-80 लाख यहाँ पर लोग जो हैं उनका जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एक देश का जो जीवन स्तर और एक देश की खुशहाली का जो की फैक्टर है वो यही होता है कि हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, यही सब चीजें यहाँ पर डिसाइड करता है। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि चाइना बार बार अपने जो उनके जो ग्लोबल जो मीडिया हाउसेज हैं, जैसे साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हो गया या ग्लोबल टाइम्स हो गया, उनमें बार बार वो भारत की आलोचना करता है कि भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छी वहां पर नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, चाइना से सभी कंपनीज अपना यहाँ पर जो कारोबार है उसको खत्म करना चाह रही है, क्योंकि चाइना से कोई भी देश सामान परचेज नहीं करना चाह रहा है आज के टाइम में। जिस तरह से उसने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, 50-60 लाख लोग मर चुके हैं बस इस वजह से, क्योंकि चाइना ने पूरी दुनिया को बताया नहीं था कि कोरोना वायरस हमारे यहाँ फैल चुका है। अगर वो बता देते टाइमली, इंटरनेशनल फ्लाइट वो बंद कर देते तो 60 लाख लोग यहाँ पर बच जाते थे। तो इस वजह से हर देश जो है चाइना से कोई भी सामान यहाँ पर परचेज करने का इच्छुक नहीं है, और भारत इस मौके का फायदा उठाकर एक ग्लोबल यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग पावर यहाँ पर बन सकता है और हमारे देश में इससे बहुत सारी जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। इसी बात को समझते हुए चाइना अब एक नई तरह का यहाँ टैक्टिक्स अपना रहा है। हमारे देश में बहुत सारे एनजीओज हैं जो एनजीओज अलग अलग तरह के काम करते हैं। हमारे देश में अभी हमको चाइना बॉर्डर तक कुछ सड़कें बनानी है, वो सड़कें बहुत ज्यादा चौड़ी होनी है, लेकिन कुछ पर्यावरण जो संगठन है वो बीच में आ गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डाल दिया है कि ये जो सड़कें हैं हम इनको नहीं बनने देंगे और ये जो सड़कें हैं ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगी। भारत सरकार ने बार बार रिक्वेस्ट किया है, लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंच गया तो भारत सरकार को वहां पर रिक्वेस्ट करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनको ये बताना पड़ा, जो कि किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इससे ज्यादा खतरे वाली बात यहाँ पर नहीं हो सकती है। भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पब्लिकली ये खड़े होकर कहा कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी जो लंबाई है वो 42 फीट लंबाई है और उसको हमको ट्रांसपोर्ट करना है चाइना बॉर्डर तक, तो उसके लिए हमको अच्छी सड़कें वहां पर बनानी होंगी, तब जाकर के यहाँ पर गवर्नमेंट को अप्रूवल मिला सड़कें बनाने का। तो ये जो सिस्टम है ये देश में सुधारना चाहिए। चाइना में आप देश की तरक्की को ऐसे मतलब रोक नहीं सकते हो, देश में डेवलपमेंट आएगा और यहाँ पर तभी लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। चाइना को अपने लिए खतरा यहाँ पर इस बात पे महसूस होता है, क्योंकि अगर भारत में एक बार मैन्युफैक्चरिंग बड़ी अच्छे से स्टार्ट हो गई तो सारी जो जॉब्स हैं वो भारत में आ जाएंगी, भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत में जो जीवन स्तर है बढ़ेगा और भारत की जीडीपी बढ़ेगी, और अगर भारत की जीडीपी बढ़ेगी तो उससे भारत को दुनिया की सुपर पावर बनने से फिर यहाँ पर कोई यहाँ पर रोक नहीं सकता है। इस साल का जो गृह मंत्रालय का जो डेटा है उसमें यह बताया गया है कि 49,000 करोड़ रुपए बाहर के देशों से हमारे देश में जो एनजीओ काम कर रहे हैं उनमें यहाँ पर फंड किया गया है। वो यही दिखाते हैं ऑन पेपर कि ये जो पैसा है ये भारत में जो गरीब लोग हैं उनकी भलाई के लिए खर्च किया जाएगा, लेकिन जब वो पैसा खर्च होता है तो उसका किसी को पता नहीं चलता है। ये चाइना की एक सोची समझी चाल है। आपको पता होगा हमारे देश में पिछले दिनों कुछ आंदोलन हुए थे, उन आंदोलनों में कुछ लोगों ने जाके टोल टैक्स पे बैठना शुरू कर दिया और सभी वाहनों को बिना टोल टैक्स दिए वहां से निकाला। उसका देखिए नतीजा सीधा सीधा यही होने वाला है कि हमारे देश की जो सड़कें हैं उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा,
हमारे देश में पहली सड़कों का जाल बिल्कुल भी नहीं था। अभी सरकार कोशिश कर रही है कि देश में एक अच्छा सड़कों का जाल यहाँ पर बिछाया जाए। जब हमारे देश की सड़कें खराब हो जाएंगी और अगर हमारे देश में कोई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो भी रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हो या कुछ भी हो, तो उनको बंदरगाह तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और जो बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स से जो ऑर्डर आते हैं इंडिया के लिए, उनको इंटरनेशनल मार्केट्स तक पहुंचने में यहाँ पर महीनों महीनों लग जाएंगे। तो फिर अगर चाइना में अगर आप देखें, चाइना में अगर एक सामान चाइना के में अंदर बनता है तो उसको बंदरगाह तक पहुंचने में लगता है केवल एक दिन। और हमारे देश में आज भी अगर कोई सामान बन रहा है तो उसको बंदरगाह तक पहुंचने में 10-10 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि सड़कों की हालत खराब है। इसलिए जो इंटरनेशनल जो बायर्स हैं वो हमारे देश से हमको ऑर्डर नहीं देते हैं, क्योंकि इनको पता है सामान बहुत देरी से आएगा। और अगर हमारे देश में सड़कों की कंडीशन जो अच्छी हो जाए, एक्सप्रेस वे बन जाए, यहां से मुंबई एक्सप्रेस वे, कोलकाता एक्सप्रेस वे, तो जो बंदरगाहों तक जो पहुंच है वो एक दिन में हमको यहाँ पर हो सकती है। और जो इंटरनेशनल मार्केट से जो ऑर्डर है हमको ज्यादा मिलने लगेंगे। हमारे देश में यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, सबको रोजगार मिलेगा। तो चाइना इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा डरा हुआ है और वो तरह तरह के हथकंडे अपना करके भारत की जो है उसको तरक्की को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये एक नेक्स्ट लेवल का युद्ध होता है जिसमें जो दुश्मन देश है, उस दुश्मन देश के जो सिविलियन नागरिक हैं उनको ही अपने ही देश के खिलाफ लड़ाया जाता है पैसे देकर के। जो सिविलियन उस देश के जो गिने चुने लोग हैं जिनको पैसा मिल रहा है, उनका व्यक्तिगत फायदा तो हो जाएगा, लेकिन जो दुश्मन देश है उसको यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप सेम सिचुएशन देखें चाइना में कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट आ गया, कुछ भी हो गया, तो उसके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। और हमारे देश में अगर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाना है तो बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी निकल के आ जाएंगे, और कोई डैम बनाना है तो बहुत सारे पर्यावरण प्रेमी निकल के आ जाएंगे, डेवलपमेंट नहीं होने देंगे और उसको कोर्ट में बार बार मामले को घसीटते रहेंगे। और हमारे देश का हर साल हमारे देश की जो जीडीपी है 2 से 3% की जो जीडीपी जो ग्रोथ रेट है, ये ऐसे ही लोग यहाँ पर खत्म कर देते हैं। 1% अगर देश आगे बढ़ता है तो उससे हमारे देश में 7,20,000 जॉब्स आती हैं। और अगर 3% का जीडीपी ग्रोथ रेट इन्होंने कम कर दिया तो 21,60,000 जो नौकरियां थी वो हमारे देश से बाहर चली गई। और उसका सबसे सीधा सीधा फायदा चाइना को होता है, क्योंकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है, तो उनको और ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं, चाइना में और ज्यादा यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। किसी दिन मैं जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर। अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच।